आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। हम जिस टॉपिक को पहले स्टडी कर रहे थे वो था हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और अब हम इसी टॉपिक से ही आगे अगेन स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द अज़ जल्द इस बुक को फिनिश कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी आपके साथ साथ चलती हैं जिन्हें आपने टाइम देना होता है, जिसकी वजह से मेरी बुक कंप्लीट नहीं हो सकी। सो अभी भी आपके पास टाइम है, आपके एग्ज़ाम्स में टाइम है। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, दे कैन अगेन कंसल्ट माई वीडियोज़। Let's begin with the Bohr's atomic model. In 1913, Neil Bohr proposed a model for the hydrogen atom, which is called Bohr's atomic model. चूँकि 1913 के अंदर जिस साइंटिस्ट ने ये मॉडल पेश किया था एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, उसका नेम था बोहर। सो ये मॉडल भी, ये थ्योरी भी उसी के नेम से आगे चलती रही। उसका नेम था नील्स बोहर, और नील्स बोहर के नेम पर ही अगेन हम लोगों ने इसको प्रपोज किया। दैट वाज नेम्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने दिया था 1913 के अंदर। अब चूँकि आप एग्ज़ाम्स करीब हैं, सो आपको मैं साथ साथ ही MCQs भी बताती जाऊँगी। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि हु प्रपोज्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल किसने प्रपोज किया, उसका हमारे पास आंसर आएगा नील बोहर इन 1913। या अगर एक क्वेश्चन आता है इन विच ईयर नील बोहर प्रपोज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तब भी हम लिख सकते हैं इन द ईयर 1913 नील बोहर प्रपोज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा जी, अब इस मॉडल के अंदर क्या है और ये कैसे मॉडल काम करता था, क्या इसकी डिटेल्स हैं, हम सब इन डिटेल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। According to this model, the electron can revolve around the nucleus of the atom in specific paths called orbit or shells. अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। वो ये है कि जब हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया, आपने इस चीज़ को देखा कि एक एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर उसके सेंटर में उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और उनकी बाहर की तरफ डिफरेंट ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इनके साइड्स पे जो मूव कर रहे हैं दे आर दी इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी करता है। हर शेल के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हर शेल के अपने अपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके साथ साथ हर शेल का एनर्जी लेवल भी चेंज है। और एनर्जी लेवल जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिसका न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही उसका एनर्जी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा। अब क्या इफ़ेक्ट आता है, एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं बाय कंसिडरिंग द न्यूक्लियस। अब हम उस चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। According to this model, the electrons can revolve around the nucleus of the atom in specific paths called orbits or shell. बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्पेसिफिक पाथ्स और स्पेसिफिक शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम कहते हैं आइदर ऑर्बिट्स और शेल्स। नंबर वन थिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और उन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स इट्स एनर्जी लेवल इज़ फिक्स्ड। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट के अंदर मूव करेंगे, सेकंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स जैसे मर्जी रिवॉल्व करें, इन सब का एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जीज जो हैं पाथ्स के अंदर, इन पाथ्स के अंदर फिक्स रहती हैं। व्हेन दी, आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको पॉइंट्स में बता दूं ताकि आपको ये पॉइंट्स भूले नहीं। नंबर वन हम लोगों ने पढ़ा ऑर्बिट्स को, नंबर टू हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी लेवल्स। अब थ्री में कौन सा पॉइंट है, when इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स इट्स एनर्जी इज़ फिक्स्ड। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट्स के अंदर उनकी एनर्जी फिक्स होती है। ऑल्सो when the electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, its energy is minimum and is called the ground state of the atom. The orbits that are further away from the nucleus possess successively greater energy. जो शेल या ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा उसके अंदर एनर्जी लेवल कम होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे होते जाएंगे उनका एनर्जी लेवल भी ग्रेटर होता जाएगा।
इसका एनर्जी लेवल ग्रेटर है, इसका न्यूक्लियस से हम एनर्जी लेवल कंसिडर करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा ग्रेटर होगा, मींस इससे भी ज़्यादा इसका एनर्जी लेवल ग्रेटर है। सो यू कैन से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से ऑर्बिट में आगे जाते जाते हैं एनर्जी लेवल चेंज होता जाता है और चेंज होकर वो इंक्रीज़ होता जाता है। हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी लेवल डिपेंड्स अपॉन द distance from nucleus. More distance, it's important point, आप इसको गौर से देखिएगा। More distance from nucleus, greater energy, greater energy। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस टॉपिक के अंदर। और हम लोग जो अच्छा जी एक और चीज़, जब हम लोगों ने इसको देख लिया कि एनर्जी ग्रेटर होगी, और उसके बाद आता है हमारे पास इट्स एनर्जी इज़ मिनिमम एंड इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस possess excessively greater energy. The electron is not allowed to occupy a space in between the orbits. पहला पॉइंट हमें देखा, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन साइड पर रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स जितना दूर न्यूक्लियस से शेल होता जाता है उतना उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता जाता है। और जो जहाँ पर मिनिमम एनर्जी होती है, जहाँ कम से कम एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। मीन्स यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है, सो यहाँ पर एनर्जी सबसे कम होगी, इसको हम लोग कहेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ठीक है, जस्ट मैंने ग्राउंड लिखा है आपको ताकि क्लियर हो जाए, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन स्पेसिफिक पाथ्स। अब एक पाथ ये बना हुआ है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, बट व्हाट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन देम? इनके बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना। इनके बीच में अभी तक आपका बहुत एटॉमिक मॉडल ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने स्पेसिफिक पाथ में मूव करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिट्स के बीच में नहीं आता। अगर वो आएगा भी तो इसके अंदर होगा या इन पाथ्स के अंदर मूव करेगा। इन बिटवीन जो एरिया है इस पाथ का, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता इन नॉर्मल कंडीशंस। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, दीज शेल्स आर ऑल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, और इनको हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी कम थी, यहाँ पर उससे ज़्यादा, यहाँ पर उससे ज़्यादा। अब एनर्जी कैसे हमें पता चलती है इससे ज़्यादा है? इसका एक फॉर्मूला है। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल, एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। हम अगेन इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको मैंने बताया था कि ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं और डिफरेंट, यू कैन से दे आर दी शेल्स। अब हर शेल का अपना अपना एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल, हर एक का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। जो शेल सबसे ज़्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के, उसको हम लोग कहते हैं के शेल। हम लोग, ये ज़रा मैंने बड़ा बना दिया है, आपको मैं शो कर देती हूँ, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास सबसे करीब जो शेल है इसको हम लोग कहेंगे के शेल। उसके बाद जो शेल आता है उसको हम लोग कहेंगे एल के शेल, नंबर 1 के, 2, 3 एंड 4 ये शेल्स हैं। इन सबको हम लोग एनर्जी लेवल्स के ऊपर इन सब के हमने नेम रखे हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपकी बुक में एक पिक्चर बनाई गई है। हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं। फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं। यहाँ पर जो उसकी एनर्जी वैल्यू है दैट इज़ 1, ई की एनर्जी वैल्यू 1 है। सेकेंड शेल को हम लोग कहते हैं एल शेल, थर्ड शेल को हम लोग कहते हैं एम शेल, एंड फोर्थ शेल को हम लोग कहते हैं एन शेल। सो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, के, एल, एम एंड एन। यहाँ पर हम लोगों ने इनको ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल और इनके नेम्स। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि हर शेल के अंदर कितनी कितनी एनर्जी प्रेजेंट है और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और हम लोग कैसे इसको एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है। ये था उसका बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक पाथ में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन
जो स्पेसिफिक पाथ के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर नहीं आ सकता। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि हर एक का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है और हमने शेल्स को नेम दिए KLM एंड N। ठीक है, हमने इनको नेम्स दिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी। ठीक है, कितनी कितनी एनर्जी किस किस लेवल और किस किस शेल के अंदर प्रेजेंट होती है, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड। ओके, यहाँ से स्किप था, यहाँ से पढ़ लेते हैं। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और केव शेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। Similarly, the second shell will also be at a definite distance from the nucleus, which will of course be greater than the first shell and the electron present, and it will possess greater value of energy. Similarly, electrons may also be present in the third shell or higher shells. ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया K शेल है, L शेल है, M है एंड N है। जो न्यूक्लियस से करीब होता है उसके लोअर एनर्जी होती है। एज वी प्रोसीड और मूव ऑन फर्दर, एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यहाँ की जो एनर्जी है इससे ज़्यादा होगी, यहाँ पर उससे ज़्यादा होगी। इसी तरह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो वेरी करना शुरू हो जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं सब शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, अब हम शेल्स और सब शेल्स को स्टडी करते हैं। फॉर्मूला हम लेटर ऑन देखते हैं। ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। The number of subshells present in the shell is equal to the value of n for that shell. For the first shell, n equals to 1, therefore it has only one shell. ठीक है, हम लोगों ने आगे शेल्स को जो है मज़ीद डिवाइड कर दिया था into their subshells. This is the nucleus, first orbit, L orbit, M orbit, and this is the N orbit. अब होता क्या है, जो हम लोगों ने इसको जो है इसके आगे सबशेल्स में मज़ीद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो है हम लोग इसमें यूज़ करेंगे n। ठीक है, n की वैल्यू जो है दैट जैसे जैसे हमारा शेल चेंज होता जाएगा n की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर n की वैल्यू होगी 1, सो इट मीन इट हैज़ ओनली वन सब शेल, और हम उसके सब शेल को हम लोग कहते हैं s। देन हमारे पास आता है फॉर टू सेकेंड सब शेल, ये वाला सब शेल, इसमें n की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2। इट मीन्स इसके पास दो सब शेल्स हैं और दो सब शेल्स के नेम है S एंड P। सिमिलरली हमारे पास आता है थर्ड सब शेल, N इज़ इक्वल टू 3 एंड फोर्थ सब शेल N इज़ इक्वल टू 4। और जो इनके सब शेल्स हैं, इसमें दो सब शेल्स हैं S एंड P, इसमें 3 सब शेल्स हैं जो हैं S, P एंड D। जो फोर्थ सब शेल है N इक्वल्स टू 4, फोर्थ एनर्जी लेवल है, फोर्थ सब शेल है, फोर्थ एनर्जी लेवल है और फोर्थ ही इलेक्ट्रॉन उसका पाथ है, सो n की वैल्यू होगी 4। और इसके जो आगे सब शेल्स हैं, दे विल बी S, P, D एंड F। इसके 4 सब शेल्स हैं जिसके अंदर इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty. All we can say that there is a certain probability of finding electron at certain probable distance from the nucleus. आप लोगों ने एक डायग्राम देखी होगी, मतलब दिस इज़ द न्यूक्लियस और उसके साइड पर ऐसे डिफरेंट लाइंस बनी हुई हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करके ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है। वो कह रहा है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इतनी फास्ट होती है, इतनी जगह जगह पर होती है कि उसको फ़ौरन प्रेडिक्ट करना एग्जैक्टली वो किधर है। और वो क्या करता है, एक क्लाउड सा बना देता है, इतनी स्पीड से वो मूव कर रहा होता है कि एक क्लाउड लाइक अपीयरेंस शो होती है। So the largest, in order to find out the number of electrons which can be accommodated in these extra nuclear shells, the scientists devised a formula called 2n2 formula, where n can be values of 1, 2 and 3 and so on, and they represent number of shells. Shells also have named K, L, M, N and so on. The value of n is 1. It means the first or K and the maximum number of electrons which can present in this shell is 2 into 1 power 2, that is equal to 2. अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको देखें एक क्विक रिव्यू हम करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया दिस इज़ द न्यूक्लियस और स्पेसिफिक पाथ्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हर एक के अपने एनर्जी लेवल्स हैं। उन एनर्जी लेवल्स, उन शेल्स को हम लोग नेम देते हैं K, L, M एंड N।
और हर एक का अपना अपना एनर्जी लेवल है। न्यूक्लियस के करीब जो है तो उसकी एनर्जी कम होती है, एंड देन सो ऑन। देन मैंने आपको बताया कि हर इलेक्ट्रॉन के जो हैं अपने सब शेल, हर शेल के अपने अपने सब शेल होते हैं, और हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द वैल्यू n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट है तो n1 होगा, सेकंड n2 होगा, थर्ड होगा तो n3 होगा, फोर्थ होगा तो n4 होगा। अब आती है बारी कि हम लोगों ने यहाँ तक तो सारा स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब चीज़ें हैं। अब आती है बारी कि किस किस ऑर्बिट के अंदर और किस किस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जितने ऑर्बिट्स होते हैं उनके शेल्स होते हैं, उनकी अपने अगेन आगे सब शेल होते हैं, और उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ n इक्वल्स टू 1। जैसे जैसे हमारा शेल चेंज होता जाएगा, एनर्जी लेवल चेंज होती जाएगी, उसके जो हैं नंबर ऑफ़ शेल्स भी चेंज होते जाएंगे। n के पास 1 है, फिर सेकंड के पास 2 है, थर्ड के पास 3 हैं, 4 के पास 4 हैं, और इनके नेम्स हैं S, P, D एंड F। अब हम जिस चीज़ को स्टडी करेंगे वो हम ये स्टडी करेंगे कि हर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2n विद द पावर ऑफ 2। ठीक है, इसमें जो है n की वैल्यू आपको पता 1 है। अगर ये फर्स्ट शेल को हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई n इक्वल्स टू 1, 1 की पावर 2, 2 1 ज़ा 2। इट्स मीन जो पहला है उसके अंदर हमारे पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा था के शेल जिसके पास ओनली 1 सब शेल था दैट इज़ S। अब हम लोग जाते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट, और इसमें देखते हैं सेकंड लेवल के ऊपर, इसमें देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है, और इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 8। सो जो हमारा सेकेंड शेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दैट इज़ द 2, सॉरी दैट इज़ द 8। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह अब हम लोग थर्ड शेल के लिए काउंट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, इसमें आते हैं हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन जो हमारा थर्ड शेल है ये वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इसके अंदर 18 है। जैसे जैसे हम हाई लेवल पे जाते जाएंगे उतना उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी वेरी होते जाते हैं। सो अब हम लोग जो फोर्थ सब शेल है उसका भी हम लोग देख लेते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 2 दैट इज़ 2 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा के अंदर 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन दिस फाइनल एन शेल। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, ये जो है पिक्चर है ये बता रही है कि कितने कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस किस शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द बुक। अब हम देखते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल द साइंटिफिक डिवाइस फॉर्मूला 2 and 2 formula which can have values of 1 2 3 and so on, and जब नंबर ऑफ़ शेल्स, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है 2n की पावर 2। देन हमारे पास आता है सिमिलरली व्हेन n इक्वल्स 2 इट मीन्स second level or L shell has the maximum number of electrons it can accommodate, that is 8. For n equals to 3 m it can accommodate 18, and so m shoulder it will have number of electrons that will be 32। 32 कैसे आया आप ये देख सकते हैं, 2 है, 4 सब शेल है, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8,
4 into 4, 4 4s are sorry 16, and 16 2s are 32. The number of electrons which can be accommodated in subshells S, P, D, and D are 2, 6, and 10, respectively. In the following shell, there are 2 electrons which can go to S subshell. In second shell, 8 electrons will be further for subdivided sub S subshell and have 2 electrons and more, and 6 electrons will be accommodated in the पी शेल. ठीक है, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करे, कैसे गेन करेगा, तो जो है वो नंबर ऑफ शेल्स भी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल वो भी वेरी होना शुरू हो जाएगा. सो इतना था हमारा आज का बहुत एटॉमिक मॉडल, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और ये टॉपिक लंबा हो गया है. हम इससे अगले टॉपिक जो है वो नेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.